नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि काफी विवादित है। एक ऐसी प्लेबुक जो इंसानी इच्छाओं और किसी को प्रभावित करने की कला के गहरे राज खोलती है। तो आज हम इसकी कुछ सबसे चौंकाने वाली रणनीतियों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती हैं और इन्हें इतना असरदार क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी आम सोच को बिल्कुल उलट देता है। हम सब यही सोचते हैं ना कि किसी को आकर्षित करने के लिए अच्छा होना जरूरी है, पर क्या वाकई ऐसा है? अब देखिए, इस किताब के हिसाब से सम्मोहन की सबसे बड़ी गलती है हर वक्त बहुत ज्यादा अच्छा बने रहना। मतलब नेकी अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई हमेशा ही अच्छा बना रहे तो वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। ये किताब कहती है कि असली आकर्षण या इरोटिक फीलिंग आराम या सुरक्षा में नहीं, बल्कि एक तरह का तनाव, एक टेंशन पैदा करने में है। और बस यहीं से हम पहले सिद्धांत पर आते हैं। ये है इमोशनल रोलर कोस्टर। मतलब भावनाओं को एक ऐसी सवारी पर ले जाना जिसकी लत लग जाए। एक ऐसा कनेक्शन बनाना जो कभी बहुत ज्यादा खुशी दे तो कभी बहुत गहरा दुख। अच्छा, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए किताब में एक बहुत दिलचस्प कहानी दी गई है। ये कहानी है अमीर डॉन माटेओ और एक युवा फैक्ट्री वर्कर कॉन्चिता पेरेज की और उनके तूफानी रिश्ते की। तो देखिए कॉन्चिता ने क्या किया। ये एक सोची समझी चाल थी। पहले दिन वो एक चौंकाने वाला किस देती है और अगले ही दिन वो डॉन माटेओ पर इल्जाम लगा देती है कि वो उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके अंदर एक अपराध बोध, एक गिल्ट पैदा कर देती है। फिर वो हफ्तों के लिए गायब हो जाती है और जब लौटती है तो उन्हें और तड़पाती है। ये जो पास आने और फिर दूर जाने का खेल था, इसने डॉन माटेओ को पूरी तरह उलझाकर रख दिया और उनके जुनून को और भी ज्यादा भड़का दिया। तो इसका मतलब क्या है? किताब कहती है कि हर बुरा अनुभव, चाहे वो गिल्ट हो, निराशा हो या जलन, वो आने वाले सुखद अनुभव को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मौत को करीब से देखने के बाद हमें जिंदगी से और प्यार हो जाता है। इस तरह जो टारगेट है वो एक तरह से इमोशनल एडिक्ट बन जाता है। वो दर्द के बाद मिलने वाले उस सुख की अगली डोज का इंतजार करने लगता है। और देखिए, ये जो चिंता और इच्छा के बीच का कनेक्शन है ना, ये कोई नई बात नहीं है। किरकेगार्ड जैसे बड़े बड़े दार्शनिकों ने भी इस पर गौर किया है कि कैसे डर और अनिश्चितता प्यार और आकर्षण की भावनाओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आक्रामक बने रहना ही काफी नहीं है। अगला कदम इससे भी ज्यादा चालाकी भरा है और वो है अचानक से पीछे हट जाना, ताकि जो अब तक शिकार था वो खुद शिकारी बन जाए। इस पावर शिफ्ट को समझने के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है मशहूर कवि चार्ल्स बौडेलेयर और सोशलाइट मैडम सेबेटियर का। उनके बीच का रिश्ता बहुत ही अजीब था। ये जुनून और बहुत ही सोची समझी दूरी की एक कमाल की कहानी है। सोचिए जरा, बौडेलेयर ने पूरे 5 साल तक ये खेल खेला। सबसे पहले उसने गुमनाम प्रेम कविताएं भेज भेजकर मैडम सेबेटियर के मन में एक जुनून पैदा कर दिया। फिर ठीक उस पल जब वो पूरी तरह से उस पर फिदा हो चुकी थी, उसने अचानक सब कुछ बंद कर दिया। कोई खत नहीं, कोई खबर नहीं। और फिर सालों बाद जब उसने अपनी पहचान जाहिर की तो मैडम सेबेटियर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन बौडेलेयर, वो जानबूझकर दूरी बनाता रहा। उसने पावर के पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया था। तो होता क्या है कि जब आप एक अहम मोड़ पर पीछे हट जाते हैं तो सामने वाले के मन में शक और बेचैनी पैदा हो जाती है और फिर वो खुद उस दूरी को कम करने की कोशिश करने लगता है। बस यहीं पर शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल जाता है। जैसा कि किताब में लिखा है, इससे एरोटिक टेम्परेचर यानी कामुक तापमान बढ़ जाता है। अच्छा, अब जब टारगेट खुद पीछा करने लगे तो खेल दिमाग से निकलकर शरीर पर आ जाता है। अब स्ट्रैटेजी बदल जाती है। अब मकसद है कि उसके तार्किक दिमाग को शांत किया जाए और उसकी इंद्रियों को जगाया जाए। माहौल का तापमान बढ़ाने के लिए शारीरिक संकेतों का इस्तेमाल किया जाए। और ये किताब साफ कहती है कि ये स्टेज सीधा सीधा कुछ करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये बहुत ही सटल है, बहुत ही महीन है। ये अपने टारगेट को बिना कुछ कहे इशारों से, इच्छा से संक्रमित करने जैसा है, ताकि उन्हें लगे कि ये ख्याल उनके दिमाग में खुद आया है। और इसके तरीके क्या हैं?
एक बेपरवाह एटीट्यूड, एक गहरी छोटी सी नज़र, आवाज़ में धीमापन या फिर एक गलती से हुआ स्पर्श जो एक करंट दौड़ा दे। ला बेले ओटेरो और एरॉल फ्लिन जैसे लोग इस कला में उस्ताद माने जाते थे। वो अपनी पूरी मौजूदगी का इस्तेमाल एक ऐसी ज़बरदस्त यौन गर्मी पैदा करने के लिए करते थे कि सामने वाला बेबस हो जाए। और इसका असर कैसा होता था? एरॉल फ्लिन के बारे में लिंडा क्रिश्चियन का ये कहना सब कुछ बयां कर देता है। वो कहती हैं कि उसकी मौजूदगी एक ऐसा नशीला पल बना देती थी, एक ऐसा लम्हा जिसमें बाहर की दुनिया, सही गलत की सारी चिंताएं सब पिघल जाती थी। बचती थी तो सिर्फ एक सहज खुशी। और अब हम आते हैं खेल के आखिरी पड़ाव पर, द बोल्ड मूव। वो फाइनल एक्ट जहां सारी चालाकियां, सारे इशारे एक तरफ और एक निर्णायक, जबरदस्त कदम उठाया जाता है। अब देखिए, किताब कहती है कि एक ऐसा पल आता है जब टारगेट आपको चाहता है। उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब इच्छा के संकेत दे रहे होते हैं, लेकिन वो कदम उठाने से झिझक रहा होता है। बस इसी पॉइंट पर ज्यादा सोचना या शराफत दिखाना एक बहुत बड़ी गलती है। ये सोचने का नहीं, बल्कि फैसला करने और एक्शन लेने का वक्त है। इस सिचुएशन में अगर आप झिझकते हैं तो उसे आपकी कमजोरी या डर समझा जाएगा, लेकिन अगर आप एक साहसिक, बोल्ड मूव लेते हैं तो उसे आक्रामकता नहीं माना जाता। उसे ऐसे देखा जाता है कि आप टारगेट के आकर्षण के आगे बेबस हो गए। और यही वो बहाना है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। इतने लंबे समय से जो तनाव बना हुआ था, उससे एक शानदार आज़ादी। स्टैंडल का ये कोट इस पूरी किताब के सार को एक लाइन में कह देता है कि जिंदगी के जो सबसे तीव्र अनुभव होते हैं, खासकर प्यार और इच्छा, वो अक्सर जोखिम, डर और तनाव से ही जुड़े होते हैं। तो इन सारे मनोवैज्ञानिक दांव पेचों को समझने के बाद एक सवाल जरूर उठता है कि प्रभाव और नियंत्रण के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ है? क्या इसे सम्मोहन कहा जाए, इच्छा का एक आपसी खेल, या फिर ये भावनाओं के साथ एक तरह का खिलवाड़ है, एक मैनिपुलेशन है? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ये रेखा आखिर खींची कहाँ जाती है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।